हेलो फ्रेंड, मैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल से ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, जो कि सिविल फोर्थ सेमेस्टर, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर और कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए सिलेबस में ऐड किया गया है। तो चलिए चैप्टर 2 ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम का लेक्चर 2 हम लेके आ रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण के बारे में इसके पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन ये हेडिंग पूछी है तो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो ऊर्जा संरक्षण का डिफिनीशन हमें लिखना जरूरी रहेगा। तो ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन, तो ऊर्जा संरक्षण कम खपत के लिए जो उपयोग की जा रही ऊर्जा को कम खर्च करने अथवा प्रकाश बल्ब या एसी में दक्ष युक्तियों का उपयोग करने के माध्यम से किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का बचाव के लिए कम वाट का हम एलईडी लगाएं, कम वाट का बल्ब लगाएं, एसी में हम ऐसी युक्ति अपनाएं कि जिससे वो कम बिजली खाए, तो ऊर्जा को कम खर्च किया जाए। तो ये ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत क्या क्या है। तो इसके अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण विद्युत का दक्षतापूर्ण उपयोग करने का आग्रह करता है, जिसके अनुसार उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है। और इसके दो सामान्य सिद्धांत हैं। तो पहला है अधिकतम ऊर्जा दक्षता, मैक्सिमम एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें देख लिया जाए कि निवेशित ऊर्जा का केवल कुछ भाग ही उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये कह रहा है कि ऊर्जा का जितनी ऊर्जा निवेश की जाती है, जितनी ऊर्जा घर में आती है, मतलब बिजली में देख लिया जाए तो उसका कुछ भाग ही उपयोग में लाया जाता है, उपयोगी कार्य में परिवर्तित होता है। बाकी काफ़ी कुछ ऊर्जा एनर्जी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और इसका मतलब जब प्रदान की गई ऊर्जा के अधिकतम भाग का उपयोग कार्य को करने में होता है, तब ऐसे उपकरण या प्रक्रिया को अधिकतम दक्षता वाला उपकरण या प्रक्रिया कहते हैं। तो ऊर्जा के स्थानांतरण और संचरण में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक माध्यम दूसरे माध्यम में ट्रांसफर करने में ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा हानियाँ विद्युत, यांत्रिक, ऊष्मा तथा रासायनिक आदि के रूप में होती है। तो ये है अधिकतम ऊर्जा दक्षता की बात इसमें हो गई। इसका दूसरा पॉइंट है अधिकतम लागत, प्रभावों उत्पादकता, मतलब मैक्सिमम कास्ट इफेक्टिवनेस। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए, मैंने एक ग्राफ बनाया है, मैंने ग्राफ खींचा है एनुअल कास्ट पर यूनिट आउटपुट तथा एक्सटेंट ऑफ कंजर्वेशन के बीच में हमने ग्राफ खींचा है। तो सबसे ऊपर हमने टोटल एनुअल कास्ट पर यूनिट आउटपुट के लिए लिया है। इसके बाद फिर हम इसको हमने लिया है एनुअल फ्यूल कास्ट पर यूनिट आउटपुट लिया है, और इसको हमने लिया है एनुअल कास्ट ऑफ कंजर्वेशन पर यूनिट ऑफ आउटपुट लिया है। तो इसमें हमने यही दिखाया है कि ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियाशील करने के लिए, उपयोग में लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। जैसे ही ऊर्जा संरक्षण का स्तर बढ़ेगा, वैसे ही अतिरिक्त निवेश और बढ़ता जाएगा एवं ईंधन की लागत क्या होगी, घट जाएगी। तो ये ग्राफ के अनुसार बिंदु ए के पॉइंट ए पर अगर देखा जाए तो कुल लागत सबसे कम होती है, तब ऊर्जा का उपयोग अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता में होता है और अधिकतम दक्षता बिंदु बी के आसपास रहती है। तो ये हो गया हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, जिसमें दो था, अधिकतम ऊर्जा दक्षता और अधिकतम लागत प्रभाव उत्पादकता के बारे में। अब हमें देखना है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए इसके अंतर्गत हम नीति फ्रेमवर्क ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को देखते हैं।
इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि उच्च ऊर्जा बचत क्षमता और इसके लाभों की पृष्ठभूमि के साथ मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना, ऊर्जा की बचत के माध्यम से पर्यावरण उत्सर्जन को कम करने तथा इस बाधा को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 लागू किया था। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो पॉइंट ये है कि मानक और लेबलिंग। इसमें पॉइंट वाइज हम कर देख ले रहे हैं कि पहला पॉइंट है कि पहले से सूचित उपकरणों के लिए न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा कार्य करने के लिए मानकों का विकास करना होगा। दूसरा पॉइंट, ऐसे उपकरणों के निर्माण, बिक्री और आयात पर रोक लगाना होगा जो मानकों के अनुरूप नहीं है। तीसरा पॉइंट, उपभोक्ताओं को लाभ के बारे में जानकारी देना होगा। तो ये 3 पॉइंट हमारे मानक और लेबलिंग के अंतर्गत आएंगे। और बी के अंतर्गत पहला पॉइंट, सरकार ऊर्जा गहन उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों को नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित करेगी, उनको एक नाम देगी, उनका एक ब्रांड देगा। दूसरा पॉइंट, नामित उपभोक्ता मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक से ही संचालित एनर्जी का ऑडिट कराएगा, किसी प्राइवेट से नहीं कराएगा। तीसरा पॉइंट, नामित उपभोक्ताओं द्वारा केवल निर्धारित योग्यता वाले ही ऊर्जा प्रबंधकों को नियुक्त किया जाएगा। और चौथा पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा, नामित उपभोक्ता के अंतर्गत, नामित उपभोक्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऊर्जा खपत के मानदंडों और मानकों का पालन करेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी विशेषताओं के अंतर्गत। 3 हेडिंग है, नीति फ्रेमवर्क ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, इसके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। विशेषताओं में 2 हेडिंग है, ए और बी, मानक और लेबलिंग। इस मानक और लेबलिंग में 3 पॉइंट हैं। और बी पॉइंट हमारा नामित उपभोक्ता की बात है। नामित उपभोक्ता में इनको एक अलग से नाम दिया जाएगा और उनको जहां पर मान्यता प्राप्त ऊर्जा लेखा परीक्षक से ही सम्मिलित एनर्जी का ऑडिट इनको कराना पड़ेगा। अब हम अगली हेडिंग लेके आते हैं, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ऊर्जा संरक्षण के मुख्य प्रावधान है। इसमें पहला पॉइंट है कि ये BBE नहीं है, BEE ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट नामित वाणिज्यिक भवन उपभोक्ताओं की ऊर्जा लेखा भी पुरलिखित होगी। BEE की बात हमने की, BEE शब्द जो है शॉर्ट नेम आया, इसका फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में देख लिया जाए और उसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की स्थापना, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना BEE द्वारा की गई और BEE की स्थापना 1 मार्च 2002 को शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधक केंद्र द्वारा की गई थी। तो हो गया BEE की स्थापना के बारे में। 1 मार्च 2002 को BEE की स्थापना की गई थी और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना BEE के द्वारा की गई थी। मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को स्थापित किया था। अब बात आती है कि ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब BEE के मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पॉइंट इसमें कई हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट हम दे नहीं सकते। तो चलिए, पहला पॉइंट, परिमाण आधारित प्रस्तावों को अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा का प्रबलता कम करना है। रिसर्च और डेवलपमेंट को और उन्नत करना है। तीसरा पॉइंट, ऊर्जा का दक्ष प्रक्रिया उपकरण युक्तियाँ व प्रणालियों के उपयोग को उन्नत करना है, मतलब बढ़ाना है। चौथा पॉइंट, ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्टों में वित्तीय खोजों को प्रोत्साहित करना है। और अगला पॉइंट, ऊर्जा दक्ष उपयोग एवं संरक्षण पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करना है। तो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मतलब BEE के मुख्य उद्देश्य रहे। अब भारत सरकार में BEE के क्या उद्देश्य हैं उसको हम देख लेते हैं बारी बारी से। भारत सरकार में
बीई के जो उद्देश्य हैं उसमें पहला पॉइंट, सूचित उपकरणों व साधनों के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों को विशिष्टीकृत करना है। दूसरा पॉइंट, सूचित उपकरणों व साधनों पर सीधे अनिवार्य का लेबल लगाना है। तीसरा पॉइंट, नामित उपभोक्ता के लिए ऊर्जा उपयोग नियम व मानक निर्धारित करना है। बीई के उद्देश्य हो गए। अब नामित उपभोक्ता को क्या दिशा निर्देश है? तो नामित जो उपभोक्ता है उनके लिए जो दिशा निर्देश है उसका पहला पॉइंट है कि ऊर्जा के दक्ष उपयोग व संरक्षण के लिए अधिक ऊर्जा प्रबंधक को नियुक्ति करेगा, ऊर्जा खपत के संदर्भ में सूचना एकत्रित करेगा व उन पर कार्रवाई करेगा, ऊर्जा उपभोग के नियमों और मानकों का अनुपालन करेगा। तो ये हमारा भारत सरकार में बीई के उद्देश्य हो गए। अब भारत सरकार में हो गए बीई के उद्देश्य, तो उसमें हमने 3 पॉइंट देखा, और नामित उपभोक्ता का क्या निर्देश दिया गया उसमें हमने 2-3 पॉइंट देखा। तो इस तरह से यहाँ पे एक आया बीईई की स्थापना, बीईई तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको ध्यान रखें, बीईई की स्थापना। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की स्थापना बीईई ने की, और बीई की स्थापना किसने की, कब हुई? 1 मार्च 2002 को। ये छोटा क्वेश्चन बन सकता है। और किसके द्वारा किया गया? शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक बार फिर से हम रिवाइज देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण हमने शुरू किया था, ऊर्जा संरक्षण का परिभाषा देख ली, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के बारे में देखा। तो ऊर्जा संरक्षण के में 2 सामान्य सिद्धांत रहे, अधिकतम ऊर्जा दक्षता और अधिकतम लागत प्रभावोत्पादकता की बात आई, जिसमें हमने ग्राफ दिया, ग्राफ को समझाया हमने। उसके बाद हमने देखा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 तथा इसकी विशेषताएं, ये पूरा फुल क्वेश्चन पूछता है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के बारे में हमने देखा, और उसकी विशेषता में हमने 2 पॉइंट देखा, मानक और लेबलिंग तथा नामित उपभोक्ता। नामित उपभोक्ता मतलब जो जिनका नाम हो, जो एक ब्रांड के तहत आए। उसके बाद हमने देखा ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के बारे में चर्चा की। इसमें हमने देखा कि ऊर्जा संरक्षण भवन कोड पर ऊर्जा संरक्षण के मुख्य प्रावधान है। पहला पॉइंट हमने देखा कि बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। भवन कोड का, इसका मतलब भवन कोड का, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड का दिशा निर्देश कौन तैयार करेगा? बीईई तैयार करेगा। ठीक, बीई शब्द पहले आ गया था लेकिन इसके बारे में नहीं जान रहे थे, तो इसलिए हमने ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब बीई की स्थापना के बारे में हमने देख लिया। इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा प्रबंधक केंद्र द्वारा की गई थी। बीई के हमने उद्देश्य देख लिया, भारत सरकार में बीई के क्या उद्देश्य हैं उसको देखा, नामित उपभोक्ता के बारे में देखा कि क्या दिशा निर्देश है। इस तरह से आज के लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर था। चैप्टर 2 का दूसरा लेक्चर था। अगले दिन हम चैप्टर 2 का तीसरा लेक्चर लेके आएंगे। तब तक के लिए, आज के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।